जैसा कि आप लोग को भी पता होगा, आज हमें जापान के बारे में डिस्कस करना है। जापान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। आज हम लोग जापान के बारे में, जापान की कल्चर, जापान के फेस्टिवल्स एंड वहाँ के कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। वहाँ के स्पोर्ट्स, जापान का ओलंपिक कि जापान की जो है वो ओलंपिक की जर्नी कब स्टार्ट हुई थी, कितने बार जापान ने होस्ट किया, ये सब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। और कल की क्लास में हम लोग जो है ना, जापान की हिस्ट्री एंड कुछ जापान के इम्पोर्टेंट वॉर्स, क्रूशियल वॉर्स जो रहे हैं जापान के, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जापान की क्या इम्पोर्टेंस है, या जापान किन किन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, ये सब हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आज की जो क्लास है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जापान। जापान को हम लोग जो है वो जापान को हम लोग कहते क्या हैं। तो जापान को जो है हम लोग जापानीज में, जैसे इंडिया को अगर हम लोग ले लें फॉर एग्जांपल, कि इंडिया को जैसे हम लोग खुद अपने लैंग्वेज में या फिर खुद इंडिया में हम लोग उसे दो तीन नामों से जानते हैं, जैसे भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, लाइक में बहुत और भी बहुत सारे नाम है। वैसे उसी तरह से जापान को हम लोग निप्पॉन या फिर निहॉन जानते हैं, निहॉन के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो जापान का नाम कहीं अगर आया था, तो वो एक चाइनीज बुक थी जिसका नाम था हान, विच वॉज रिटन इन 82 AD। तो डेट जो है उतना इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जा सकते हैं, या फिर कि कौन सा वो बुक था जिसमें फर्स्ट टाइम जो है वो जापान का नाम जो है वो रिटन हिस्ट्री में अपीयर्ड हुआ था। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग हान आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हान जो है, हान एक चाइनीज बुक था, बट उसमें जो है वो जापान का फर्स्ट टाइम जो है वो नेम जो है वो अपीयर्ड हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जापान के, अगर हम लोग किंग के बारे में अगर थोड़ा अगर जानते हैं, तो जापान के जो फर्स्ट किंग थे, फर्स्ट एम्परर जो हम लोग कह सकते हैं, जापान के फर्स्ट एम्परर जो थे वो थे एम्परर जीमू। एम्परर जीमू जो थे वो एक्चुअली 660 BCE में उन्होंने जो है वो जापान को उन्होंने ना जापान को एक साथ मिलाकर के एक कंट्री बनाई थी, और वो पूरे जापान के फर्स्ट एम्परर थे। इसीलिए फर्स्ट एम्परर ऑफ जापान अगर आप कभी पूछा जाता है, या फिर एग्जाम में कभी आता है ऐसा क्वेश्चंस, तो आप लोग जो है वो एम्परर जीमू को ऑप्शन ये कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जैसे हम लोग अभी देखें ऑफिशियल नेम, जैसे जापान का हमने अभी डिस्कस किया, निप्पॉन या फिर निहॉन होता है। उसके बाद जापान का कैपिटल देखें, तो जापान का कैपिटल सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जापान का कैपिटल टोक्यो है, एंड टोक्यो जो है वो जापान का लार्जेस्ट सिटी भी है। टोक्यो इज द लार्जेस्ट सिटी एंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ जापान। तो टोक्यो जो है वो जापान का मोस्ट पॉपुलेटेड एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ जापान दोनों है, बोथ। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो जापान का नेशनल एंथम विच इज किम्मी गायो, जिसको वर्ल्ड का सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल एंथम भी कहा जाता है, विच इज ओनली ऑफ 32 कैरेक्टर्स, किम्मी गायो। एंड इट वाज किम्मी गायो जो था एक्चुअली या किम्मी गायो जो था वो टाइटल सॉरी जो किम्मी गायो जो है वो वर्ल्ड का सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल एंथम तो है ही, एंड किम्मी गायो जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल एंथम इन द वर्ल्ड है। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट। किम्मी गायो जो है वो
ओल्डेस्ट है एंड शॉर्टेस्ट भी है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा कुछ जैसे हम लोग जापान, वी ऑलरेडी नो कि जापान जो है वो एक आइलैंड कंट्री है। सो इसका हम लोग एक थोड़ा सा ज्योग्राफिकल फीचर इसका हम लोग थोड़ा जानते हैं, इसका ज्योग्राफी क्या है, इसकी बाउंड्रीज क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया थोड़ा ये इसका ज्योग्राफी वाले जो पेज है ना उसको थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। हाँ वैसे मैं बता रहा हूँ, लोग आराम से समझ सकते हैं। अ, तो हम लोग अभी हम लोग ने सबसे पहले जापान की ज्योग्राफी को कवर करते हैं। एक्चुअली जापान की ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एवरी ईयर जो है वो लगभग एक क्वेश्चन जापान की ज्योग्राफी से लगभग पूछ ही ले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले जापान की ज्योग्राफी को कवर करते हैं। तो जापान हम लोग जानते हैं कि एक आइलैंड कंट्री है। तो ऑब्वियस सी बात है, आइलैंड कंट्री है तो इसके कोई भी जो है वो लैंड शेयरिंग बॉर्डर्स नहीं होंगे किसी भी कंट्री के साथ। एंड जापान जो है इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशियन, और ये जो है वो मोस्ट डेंजरस जोन में आता है आप कह सकते हैं, क्योंकि रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो होता है वो मोस्ट डेंजरस जोन है, बिकॉज यहाँ पे एवरी ईयर बहुत ज्यादा वल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स आते हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जापान जो है वो मोस्ट डेंजरस एरिया या जोन की कंट्री है। एंड जापान इज almost consist of over 6,000 more than 6,000 islands, and अगर हम लोग एग्जैक्ट अगर इसका नंबर जाने तो 6,852 आइलैंड्स हैं जापान में। बट मेनली जो जापान की जो पॉपुलेशन है वो मेनली कुछ 4-5 आइलैंड्स जो मेन जापान के आइलैंड्स है, उसी में उनका मेन जो पॉपुलेशन है वो वहाँ रहता है, जिसमें से कुछ मेन आइलैंड हो गए आपके, होन्सू हो गए, होक्काइडो हो गए, शिकोकू हो गए, ओकिनावा हो गए, कुछ ये 3-4 जो है वो कुछ मेंस आइलैंड है इनके। इनमें जो है वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है इनका रहता है। जापान को जो है हम लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। इसको जापान में ऐसा कहा जाता है बिकॉज ये जो है वो पैसिफिक एरिया में पड़ता है, और एक्चुअली अगर हम अपनी जगह से देखें तो बिल्कुल ईस्ट साइड में ये पड़ेगा। इंडिया से अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो बिल्कुल ऊपर में पड़ता है ये। तो जापान को जो है वो द लैंड ऑफ राइजिंग सन वहाँ कहा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग अगर देखते हैं इसके बाउंड्रीज को अगर देखें तो जैसा आप लोग पीडीएफ में भी पढ़े होंगे, उसमें भी मेंशन किया हुआ है। नॉर्थ में जो है वो सी ऑफ ओखोस्ट जो है वो रशिया से सेपरेट करता है जापान को, बिकॉज लैंड बॉर्डर है नहीं जापान का किसी भी कंट्री के साथ। तो ऑब्वियस बात है कि हमेशा जो है वो आइलैंड कंट्री है तो हमेशा सी या फिर ओशन से ही इसके बॉर्डर्स होंगे, किसी भी कंट्री से सेपरेट करेंगे। तो अगर नॉर्थ की हम लोग बात करें तो नॉर्थ में जो है वो द सी ऑफ ओखोस्ट जो है वो सेपरेट करता है रशिया से। द सी ऑफ ओखोस्ट आप लोग थोड़ा इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, OKHOTSK, ओखोस्ट, द सी ऑफ ओखोस्ट। अगर हम लोग नॉर्थ में रसा से सेपरेट कौन करता है तो द सी ऑफ ओखोस्ट। वेस्ट में जो है वो द सी ऑफ जापान जो है वो कोरियन पेनिनसुला से जापान को जो है वो सेपरेट करता है। कोरियन पेनिनसुला से सेपरेट करता है द सी ऑफ जापान। कौन से डायरेक्शन में करता है, कौन से डायरेक्शन में करता है, तो वो आपका हो गया वेस्ट डायरेक्शन से। तो नॉर्थ से आपका हो गया द सी ऑफ ओखोस्ट एंड वेस्ट से हो गया आपका द सी ऑफ जापान। अगर हम लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका हो गया द ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी जो है वो जापान के ryukyu आइलैंड जो हो गया उसको जो है वो
चाइना और ताइवान दोनों से जो है वो सेपरेट करता है। और ईस्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो ईस्ट में जो है वो पैसिफिक ओशियन है। जापान के ईस्ट में पैसिफिक ओशियन आ जाता है। तो ये बाउंड्रीज आपके हो गए जापान के कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज हो गए। किस तरह से बाउंड्रीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और किस तरह से कंट्रीज से एरिया इनका बाउंड्री जो है वो सेपरेट करता है। अब हम लोग देखते हैं हाँ, इसमें मेन चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि होन्सू जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है जापान का, एंड सिकोकू जो है वो स्मॉलेस्ट आइलैंड है जापान की। एंड अगर हम लोग कभी कभी जैसे क्वेश्चंस, एक बार क्वेश्चंस रिपीट किया था, मुझे ईयर याद नहीं है, बट ये क्वेश्चंस आया था कि आपको जो है वो जो मेन आइलैंड आपके हो गए होन्सू, होक्काइडो, सिकोकू एंड क्यूश, तो ये मेन आइलैंड को है जो है ना आपको नॉर्थ नॉर्थ से लेकर के साउथ, मतलब नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन में, अगर हम लोग नॉर्थ ऊपर हो गया साउथ नीचे हो गया, तो नॉर्थ से साउथ ऊपर से नीचे की तरफ आपको दिखाना था कि ऊपर से नीचे कौन कौन से आइलैंड नंबर वाइज आपके आएंगे। तो ये क्वेश्चन एक बार आया था, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। नॉर्थ टू साउथ अगर हम लोग देखेंगे तो नॉर्थ सबसे नॉर्थ में आपका होक्काइडो आपका आ जाएगा, होन्सू फिर आ जाएगा, फिर सिकोकू एंड कुश आ जाएगा। तो ये 4 मेन आइलैंड्स हो गए, जो कि क्वेश्चंस अगर आता है तो क्वेश्चंस अगर आता है कि आपके अगर ऑप्शंस रहेंगे, चार आइलैंड्स के ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें दिया रहेगा कि आप जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आइलैंड्स को चूज कीजिए, आइलैंड वाले ऑप्शन को चूज कीजिए कि नॉर्थ से साउथ की तरफ सीरियल वाइज 1 2 3 4 कौन कौन से आइलैंड आते हैं। तो आप सिलेक्ट कैसे कीजिएगा, तो फर्स्ट आपका होक्काइडो हो जाएगा, सेकंड होन्सू, थर्ड सिकोकू एंड फोर्थ क्यूस। तो ये आपका हो गया नॉर्थ टू साउथ की तरफ से। अब हम लोग देखते हैं कि जापान में जो है वो जापान जो है वो मेनली जो है वो कितने रीजन्स में डिवाइडेड है। तो जापान जो है वो मेनली आपका 8 रीजन्स में डिवाइडेड है। तो 8 रीजन्स के आपको नेम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि जापान इज mainly divided into 8 regions and 47 prefectures। 8 regions and 47 prefectures। आप इसको इजीली इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स हो गए एंड स्टेट्स में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। मतलब मैं एक एग्जांपल के ये से आपको समझा रहा हूँ, उस तरह से आप इसको रिमाइंड मतलब दिमाग में रख सकते हैं कि जापान जो है वो मेनली डिवाइडेड इनटू 8 रीजन्स, 8 रीजन्स में डिवाइडेड है एंड 47 प्रीफेक्चर्स हैं जापान में। तो ये आपके हो गए मेन ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। इनसे बाहर ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं से आपके पूछे आएंगे, ज्योग्राफी से अगर पूछा जाता है तो। फिर अगर हम लोग देखें तो ज्योग्राफी में फिर बहुत सारे चीज आ जाते हैं, जैसे कि आपका रिवर हो गया, लेक हो गया, माउंटेन हो गया। तो इस चीज को भी हम लोग अभी देखेंगे आगे। अभी बस हम लोग थोड़ा एक ओवरव्यू ले रहे थे बाउंड्री का कि बाउंड्री कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा जापान की गवर्नमेंट के टाइप्स क्या हैं, या फिर जापान जापान की गवर्नमेंट कैसी है, और या फिर वहाँ के किंग जो हैं वो किस चीज़ के हेड होते हैं, वहाँ का वहाँ के प्राइम मिनिस्टर किस चीज़ के हेड होते हैं। ये सब चीज़ थोड़ा हम लोग अब देखते हैं आगे। तो जापान की जो गवर्नमेंट है वो यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। बिकॉज वहाँ जो वहाँ एम्परर भी होते हैं, हमारे यहाँ तो एम्परर नहीं होते, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, तो वहाँ एम्परर भी होते हैं, इसलिए वहाँ और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो हम वहाँ की गवर्नमेंट का जो टाइप हो गया, अगर कभी आता है क्वेश्चन तो आप लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी अगर आप लोग ध्यान में रखिएगा ना, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा ऑप्शंस में, क्योंकि बहुत बार यूनिटरी पार्लियामेंट्री ऑप्शंस में रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑप्शंस में नहीं दिया रहेगा, सिर्फ एक ऑप्शन में रहेगा। तो कंफ्यूज आप लोग मत कीजिएगा। ये जो है वो आप लोग जब भी मतलब जब सिलेक्ट कीजिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है और वहाँ मोनार्की भी है, तो इससे आपको ध्यान रखने में थोड़ा इजी होगा। तो गवर्नमेंट जो है वो वहाँ की इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट अगर पूछा जाता है तो यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।
वहाँ की जो लेजिस्लेचर है उसका जो नेम है उसको हम लोग कहते हैं डाइट, नेशनल डाइट। अपर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ काउंसलर्स एंड लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे कि यहाँ हम लोग कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इंडिया के कंपेरिजन में अगर देखें तो उसी तरह से हम लोग वहाँ अपर हाउस को हाउस ऑफ काउंसलर्स एंड लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अभी खैर अभी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं योशिहिदे सुगा, जो कि 95 थे प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, और सितंबर 2020 में ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे। और इनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये तो अभी करंट के प्राइम मिनिस्टर हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट इनके पहले के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उनका भी पूछा जा सकता है। तो इनके पहले तो शिंजो आबे जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, और वो 2012 से प्राइम मिनिस्टर थे जापान के। तो उसके बाद फिर जो है वो योशिहिदे सुगा प्राइम मिनिस्टर, अभी करंट में योशिहिदे सुगा प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि सितंबर 2020 से कंटिन्यू कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। एंड ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान क्या होता है, तो ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान का जो उनका रेसिडेंस का जो नाम है वो होता है सोरी दाइजिन कांतेई, SORI सोरी दाइजिन DAIJIN कांतेई KANTEI कांतेई। तो ये जो होता है वो ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ जापान होता है, ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। उसके बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वो किस चीज के हेड होते हैं। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट तो होते ही हैं, जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो सेम उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, और साथ ही साथ वो कमांडर इन चीफ भी होते हैं जापानीज आर्म्ड फोर्सेस के। तो प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो उनका जो है वो दो चीज के हेड होते हैं। पहला उनका हो गया हेड ऑफ गवर्नमेंट वो हो गए, एंड सेकंड जो हो गया वो कमांडर इन चीफ हो गए जापानीज आर्म्ड फोर्सेस के। सो प्राइम मिनिस्टर of Japan is the head of government as well as commander in chief of Japanese armed forces। एंड जो किंग होते हैं वहाँ के, या फिर आप एम्परर कह सकते हैं, किंग और या फिर एम्परर जो हो गए वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। और करंट किंग वहाँ के जो हैं अभी वो नारुहितो हैं। हिरोनोमिया पूरा नाम इनका हो गया, हिरोनोमिया नारुहितो। तो आप लोग नारुहितो भी ध्यान में रखिएगा, तो इजी है, नाम बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एंड ये जो है वो 126 किंग ऑफ जापान है। तो ये हो गया आपके करंट जो अभी फिलहाल जो वहाँ के जो किंग हैं वो हो गए। और इन्होंने जो ये जो करंट जो अभी जो किंग हैं जापान के, इनके जस्ट पहले जो किंग थे वो इनके फादर ही थे, उनका नाम था आकीहितो। आकीहितो जो है वो 30 अप्रैल 2019 को उन्होंने एम्पायर का जो है वो थ्रोन जो है वो लीव किया था। उन्होंने राजगद्दी से उन्होंने मतलब खुद को वो मतलब राजगद्दी से वो अपने आप को हटा लिए थे, और उनको रिप्लेस किया था किन्होंने, तो उनके सन ने किया था। और उनके सन का नाम क्या है, नारुहितो, हिरोनोमिया नारुहितो। So the present king or present emperor of Japan is Naruhito, and ex emperor of Japan was Akihito। अब जापान जो है वहाँ जो है वो राजशाही भी है, एम्परर है वहाँ। तो वहाँ जो है वो एक रॉयल सील, रॉयल फैमिली की जो है वो रॉयल फैमिली जो वहाँ की है, एम्पायर जो है वो रॉयल फैमिली के से ही होते हैं। तो रॉयल फैमिली का एक सील होता है, एक सिंबल टाइप आप समझ सकते हैं। तो वो जो है वो क्रिसैंथेमम जो होता है ना, वो जो है वो एक रॉयल सील के सिंबल के वे में यूज किया जाता है बाय द रॉयल फैमिली। सो क्रिसैंथेमम जो है वो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका स्पेलिंग आप लोग थोड़ा
याद कर लीजिएगा, क्योंकि मे बी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत को। वैसे एक दो बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं द इम्पेरियल हाउस ऑफ जापान। ये जो है वो रेसिडेंस होता है रॉयल फैमिली ऑफ जापान की। जापान की जो भी रॉयल फैमिली है उनका रेसिडेंस जो होता है वो क्या होता है, इम्पेरियल हाउस ऑफ जापान। ये सब नेम जो है आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर का जो रेसिडेंस होता है उसका नाम कुछ और है, जो रॉयल फैमिली ऑफ जापान है उसका नाम कुछ और है। तो दोनों आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं प्राइम मिनिस्टर का पूछे तो आप लोग रॉयल फैमिली ऑफ जापान की रेसिडेंस को के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। तो जो रेसिडेंस होता है रॉयल फैमिली ऑफ जापान का, जो कि टोक्यो में है, एंड टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। सो वहाँ की जो रेसिडेंस है, तो जो रॉयल फैमिली की जो रेसिडेंस है उसका नाम क्या है, इंपेरियल हाउस ऑफ जापान। और किंग किंग जो होते हैं जापान के, जो एम्परर या फिर किंग जो होते हैं, वो वहाँ के सिंतो रिलीजन, जो सिंतो रिलीजन है उसके जो है वो चीफ भी होते हैं। वहाँ मेनली जो है आपके जापान में मेनली दो रिलीजन है वहाँ। पहला सिंतोइज्म है एंड दूसरा बुद्धिज्म है। तो जो सिंतोइज्म वहाँ का नेटिव रिलीजन आप एक तरह से कह सकते हैं, बिकॉज बुद्धिज्म तो हमारे इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था। वो चाइना, सबसे पहले वो इंडिया से चाइना गया, चाइना से वो कोरिया गया, एंड कोरिया से देन वो जापान गया। तो वो वहाँ का नेटिव रिलीजन नहीं है। वहाँ का नेटिव रिलीजन जो है वो सिंतोइज्म है। सिंतोइज्म जो फॉलो करते हैं उसको कहते हैं नेटिव रिलीजन, जो वहाँ का है वो सिंतो है। तो सिंतो एंड बुद्धिज्म, ये दो जो है वो वहाँ के मेन रिलीजन हो गए। और जो सिंतो सिंतो रिलीजन के जो चीफ जो आप कह सकते हैं वो वहाँ के किंग होते हैं। जो भी जापान के एम्परर होंगे वो वहाँ के सिंतो रिलीजन के हेड भी होंगे, चीफ भी होंगे वहाँ के। हाँ, तो हम लोग रॉयल फैमिली के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं। जापान, जैसा हम लोग जानते हैं कि जापान जो है वो बहुत ज़्यादा एनिमी एनिमी में या फिर मांगा ये सब में बहुत ज़्यादा जो है वो जापान फेमस है। एंड इसका अगर ओरिजिन ही हम अगर कह सकते हैं तो जापान को मान सकते हैं, नॉट ऑफिशियली, बट ये ऐसा क्वेश्चन ऐसा चीज़ तो उनका क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। बट जापान जो है वो अगर फेमस, अगर हम लोग देखें तो जापान जो है एनिमी और मांगा दो दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर उस हिसाब से हम लोग देखें तो जापान का फर्स्ट जापानीज टेलीविजन एनिमी जो था वो था तेत्सुवान आतोमू। ये आप लोग नेम कहीं होगा तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं फिर, वैसे आप लोग नोट कर लिया ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेलिंग मैं बता देता हूँ। फर्स्ट जापानीज टेलीविजन एनिमी जो टेलीविजन पे आया था, फर्स्ट एनिमी वो था आपका तेत्सुवान आतोमू। TETSUWAN, तेत्सुवान ATOMU, आतोमू। वैसे मैं पीडीएफ आपको क्लास के बाद एक दो दिन में जब क्लास कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं सेंड कर दूंगा, तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन रहेंगी। बट फिर भी आप क्लास के टाइम थोड़ा इसको नोट करते जाएगा तो थोड़ा आपके माइंड में रहेगा। अगर बाय द वे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इस चीज को आपके माइंड में रहेगा, तो आप इजिली थोड़ा इसको और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो जापान की जो फर्स्ट टेलीविजन एनिमी थी वो थी तेत्सुवान आतोमू। TETSUWAN, तेत्सुवान ATOMU, आतोमू। और जापान की जो ओल्डेस्ट एनिमी है, जो वहाँ की ओल्डेस्ट एनिमी जिसको कही जाती है, जिसका डेट जो है वो 1907 में है, उसका नेम है कात्सुदो सासिन। कात्सुदो सासिन, KATSUDO, कात्सुदो, SHASHIN, सासिन, कात्सुदो सासिन। और इसका डेट आप लोग भी लिख लीजिएगा, 1907। तो ये जो है वो ओल्डेस्ट एनिमी है। तो फर्स्ट जापानीज टेलीविजन एनिमी जो है वो तेत्सुवान आतोमू हो गई।
एंड ओल्डेस्ट एनिमी जो हो गई वो कात्सुदो शासिन हो गई। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा कुछ वहाँ के लार्जेस्ट हाईएस्ट जो वहाँ के कुछ है जापान के जो है उस पर थोड़ा हम लोग नज़र डालते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जापान का जो है वो नेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। और नेशनल डे डे ऑफ जापान जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 11th ऑफ फरवरी को। बिकॉज इंडिपेंडेंस डे वहाँ सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बिकॉज जापान जो है वो कभी किसी का गुलाम रहा नहीं है। ये हम लोग कल हिस्ट्री में इस चीज़ को देखेंगे, कैसे जापान ने अपने आप को फॉरेन कंट्रीज से, जिस समय अगर आप लोग 16th सेंचुरी से हम लोग देखेंगे तो, या फिर उसके 14th सेंचुरी से देखेंगे तो उस समय से 14th-15th सेंचुरी के अराउंड से जो है वो यूरोपियन कंट्रीज जो हो गई वो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे वहाँ ट्रेड्स के बहाने जाती थी, और किस तरह से उन पे फिर धीरे धीरे उनको कॉलोनाइज बना, अपना कॉलोनी बना लेते थे और उस पर फिर रूल करते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए किस तरह से जापान जो है वो अपने आप को बचाया, अपने कल्चर को बचाया, क्योंकि वो जो है वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन, या क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी थे मोस्ट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे। तो इस चीज़ से कैसे जापान अपने आप को बचाया और अपने कल्चर को बचाया, किस तरह से अपने कंट्री को बचाया कॉलोनी बनने से, ये हम लोग कल हिस्ट्री में देखेंगे। तो 11th ऑफ हम हाँ तो हम डिस्कस कर रहे थे कि 11th ऑफ फरवरी को जो है वो नेशनल डे ऑफ जापान सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज इंडिपेंडेंस डे वहाँ नहीं होता, क्योंकि कभी भी जापान जो है वो किसी का कॉलोनी नहीं रहा है। तो और 11th फरवरी ही क्यों नेशनल डे ऑफ जापान सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज इसका एक रीजन ये है कि 11th फरवरी को कंसीडर किया जाता है कि जो फर्स्ट एम्परर ऑफ जापान थे, जिन्होंने जापान को यूनिफाइड किया था, पूरे मतलब पूरे कंट्री को उन्होंने एक साथ लाया था और वो फर्स्ट एम्परर ऑफ जापान बने थे, तो वो थे एम्परर जीमू। और एम्परर जीमू जो है वो 11th ऑफ फरवरी 1660 को ही एम्परर बने थे। तो इसलिए 11th ऑफ फरवरी को ही नेशनल डे ऑफ जापान जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी जो है वो वहाँ जापान में अभी जो है वो जो जैसे वहाँ एम्परर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो एम्परर हैं तो वो जैसे यहाँ हमारे इंडिया में था बिफोर, जब से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग आज़ाद होने के पहले, जितने भी जैसे मुगल मुगल ने हम पे रूल किया, या फिर उसके पहले हमारा अपना जो एक कल्चर था मुगल्स के आने से पहले, तो वो था हमारे अपने किंग्स की डायनेस्टी चलती थी अलग अलग रीजन्स में, जैसे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे कि हम लोग थे कि जैसे पहले जो है वो सेलिब्रेट किया जाता था, सॉरी, पहले जो है वो हमारे इंडिया में बहुत सारे डायनेस्टीज थे, जैसे हम मगध मगध में बहुत मगध के बहुत सारे अलग अलग किंग्स ने या फिर डायनेस्टीज का रूल रहा था, वैसे ही अलग अलग पार्ट्स में। तो उसी तरह से अभी जो वहाँ के एम्परर हैं तो उनका भी एक अपना एरा होता है। जैसे अभी जो किंग जो बने हैं 2019 में, जिन्होंने अपने फादर को रिप्लेस किया था, आकी हितो ने जो अपने फादर को रिप्लेस किया था, सॉरी आकी हितो रिप्लेस्ड हुए थे नारू हितो के द्वारा। तो इनका जो अभी जो करेंट एरा जो स्टार्ट हुआ है ये है रेवा एरा। इस चीज को आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो करेंट एरा चल रहा है ये है REIWA, रेवा ERA एरा। और ये स्टार्ट कब से हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है आपका 1 मई 2019 से, बिकॉज 1 मई 2019 को ही जो है वो नारू हितो ने अपने फादर आकी हितो को रिप्लेस किया था एज ए एम्परर। सो अभी जो है वो रेवा एरा चल रहा है वहाँ जापान में। अब हम लोग आगे देखते हैं कि
जापान का हम लोग नेशनल एंथम के बारे में हमने डिस्कस किया कि वो किमी गायो है, एंड वो शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल एंथम है। फिर वहाँ के हम लोग कुछ बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि वहाँ की जो बुक्स हो गई द टेल ऑफ गेंजी। द टेल ऑफ गेंजी जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ जापान है, एंड रिटन बुक ऑफ जापान हम लोग कह सकते हैं इसको। तो और इसके जो राइटर जो थे वो मतलब किनके द्वारा ये लिखा गया था, किसको कौन द टेल ऑफ गेंजी को लिखा था, तो ये नाम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, मुरासाकी सिकिबू, MURASAKI, मुरासाकी SHIKIBU, मुरासाकी सिकिबू, इन्होंने टेल ऑफ गेंजी को लिखा था। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना है कि मुरासाकी जो थी वो एक वुमेन थी, शी वाज नॉट अ मैन, शी वाज अ वुमेन, एंड द टेल ऑफ गेंजी वाज रिटन बाय मुरासाकी सिकिबू एंड शी वाज अ वुमेन। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाउंड्रीज तो हमने कवर कर ली। हाँ, और टेल ऑफ गेंजी जो है वो एक चीज इसके बारे में ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, टेल ऑफ गेंजी जो है वो टेल ऑफ गेंजी इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल, जो कि विच इज रिटन इन द 11th सेंचुरी। तो टेल ऑफ गेंजी जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल भी कंसिडर की जाती है। तो अगर क्वेश्चंस आता है कि विच नॉवेल इज कंसिडर्ड या फिर विच जापानीज नॉवेल इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल, तो आप लोग टेल ऑफ गेंजी को सेलेक्ट कीजिएगा, एंड द राइटर ऑफ टेल ऑफ गेंजी इज मुरासाकी सिकिबू, एंड मुरासाकी सिकिबू वाज अ वुमेन। अब हम लोग आगे देखते हैं जापान के फ्लैग के बारे में। तो द फ्लैग ऑफ जापान जो है वो अडॉप्ट कब किया गया था? तो फ्लैग ऑफ जापान जो है वो अडॉप्ट किया गया था 1900 13th ऑफ अगस्त 1999 को। इस दिन जो है वो फ्लैग ऑफ जापान को अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था? नेशनल एंथम तो हमने देखा कि किमी गायो है, जो कि शॉर्टेस्ट एंड ओल्डेस्ट नेशनल एंथम ऑफ द वर्ल्ड है। बट नेशनल एंथम को किमी गायो को अडॉप्ट कब किया गया था एज ए नेशनल एंथम ऑफ जापान? तो इट वाज अडॉप्टेड इन 1888। So Kimi Gayo was adopted in 1888 and it is the shortest national anthem of world. Consists of only 32 characters. अगर कभी कभी क्वेश्चंस आपका नेशनल एंथम से ये भी पूछता है कि जो नेशनल एंथम का जो टाइटल है वो क्या है, जापान की नेशनल एंथम जो किमी गायो है उसकी जो है वो टाइटल क्या है? तो उसकी टाइटल जो है वो हिज इम्पेरियल मैजेस्टीज रीजन, ये जो है वो वहाँ की टाइटल है, वहाँ की नेशनल एंथम की। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जापान की जो नेशनल एंथम है उसकी टाइटल क्या है। उसकी टाइटल है हिज इम्पेरियल मैजेस्टी। उसके हम लोग थोड़ा देखते हैं जापान के कुछ नेशनल एनिमल्स, बर्ड्स, वहाँ के फ्लावर्स, ये सब चीज़ थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग जापान के नेशनल एनिमल के बारे में अगर बोलें तो जापान का नेशनल एनिमल जो है वो जापानीज मकाऊ, जिसको कि स्नो मंकी भी कहा जाता है। तो ये दोनों सेम ही एनिमल को कहा जाता है, इसमें कंफ्यूजन आप लोग नहीं क्रिएट होने दीजिएगा, क्योंकि जापानीज मकाऊ इज आल्सो नोन एज स्नो मंकी एंड स्नो मंकी इज कॉल्ड जापानीज मकाऊ। एक्चुअली जापान में नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, ये सब एक्चुअली वहाँ की गवर्नमेंट वेरीफाइड नहीं है। जैसे कि हमारा इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे चीजें, जैसे हम लोग हॉकी को नेशनल गेम मानते हैं, बट वो नेशनल गेम नहीं है बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द हॉकी। वी बिकॉज हमने 8 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 बार हमने गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में। तो बिकॉज ऑफ दैट एंड बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी अभी तो हमारा
जैसे 1980s के बाद कुछ हॉकीज की हमारे इंडिया पॉपुलैरिटी कम गई थी, बट बिकॉज ऑफ बट उसके पहले जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी हमारे हॉकी की, तो बिकॉज ऑफ दैट हमने उसको नेशनल गेम ऑफ हॉकी कर दिया। तो सेम अगर हम लोग देखें तो नेशनल वहाँ की मतलब गवर्नमेंट जो है ना वहाँ, जापानीज गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ का ये नहीं करती है कि ये नेशनल एनिमल्स हैं हमारे या फिर ये नेशनल बर्ड है, बट अकॉर्डिंग टू पॉपुलैरिटी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो अगर नेशनल एनिमल की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल एनिमल अगर हम लोग उस हिसाब से देखें तो जापानीज मकाऊ मकाऊ है, जिसको हम लोग स्नो मंकी भी कहते हैं। वहाँ का अगर पॉपुलैरिटी वाइज जापान की अगर नेशनल बर्ड अगर हम लोग देखें तो वहाँ का नेशनल बर्ड जो है वो ग्रीन पीजेंट कंसिडर किया जाता है। सो द नेशनल एनिमल ऑफ जापान इज जापानीज मकाऊ एंड द नेशनल बर्ड ऑफ जापान इज द ग्रीन पीजेंट। नेशनल फ्लावर या फिर नेशनल ट्री अगर कंसिडर किया जाए तो हम लोग उसको कह सकते हैं चेरी ब्लूसम। नेशनल ट्री ऑफ जापान is known as cherry blossom, and the national flower is the yellow chrysanthemum। ये ये जितने भी हैं ये सारे पॉपुलैरिटी वाइज हैं। वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को वेरीफाइड नहीं करती है कि ये जो है वो जापान के नेशनल फ्लावर हैं या नेशनल ट्रीज हैं, बट ओनली बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी हम लोग इसको जानते हैं। और ये क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। सो हमेशा जो है वो ध्यान रखिएगा कि नेशनल फ्लावर जो है वहाँ का येलो क्रिसैंथेमम है, एंड चेरी ब्लोसम भी वहाँ का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लावर है। मोस्ट फेमस पॉपुलैरिटी वाइज अगर देखें तो मोस्ट फेमस फ्लावर है वहाँ का। हम लोग नेशनल एनिमल देखें। नेशनल एनिमल हो गया हमारा कौन सा, स्नो मंकी एंड जापानीज मकाऊ, दोनों सेम ही नेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल बर्ड जो है वो ग्रीन पीजेंट हो गया, नेशनल ट्री हो गया चेरी ब्लूसम, एंड नेशनल फ्लावर में मैंने दो फ्लावर का नाम लिया। पहला आपका लिया मैंने द येलो क्रिसैंथेमम, एंड दूसरा चेरी ब्लूसम, जिसको कि हम लोग साकुरा भी कहते हैं। जापानीज में हम लोग इसको साकुरा भी कहते हैं, SAKURA, साकुरा। So all these are only based on the popularity wise in Japanese culture. So don't consider it as a government, और अगर आप लोग ऐसे विकिपीडिया पे भी सर्च किए होंगे या फिर गूगल पे सर्च किए होंगे तो उस पे भी कहीं कहीं पे आप लोग ये भी देखे होंगे कि कहीं पे कुछ और दिखा रहा है नेम, कहीं पे कुछ और नेम दिखा रहा है। तो वो अपने अलग अलग मतलब जैसे अलग अलग साइट्स अपने अपने हिसाब से पॉपुलरिटी वाइज अपना डालते हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर जो हो गए वो जो मैंने अभी बोला वही उन्हीं को कंसीडर कीजिएगा। फिर वहाँ का नेशनल बटरफ्लाई अगर हम लोग देखें तो वो ग्रेट पर्पल एम्परर, ये नेम है वहाँ के नेशनल बटरफ्लाई का, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट पर्पल एम्परर। वहाँ की जो अगर हम लोग फूड में अगर हम लोग बात करें तो फूड में वहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट फूड्स हो गई, जैसे सुशी हो गई, रामेन हो गई, करी एंड राइस हो गया। ये सब वहाँ की ट्रेडिशनल फूड्स हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फूड्स ऑफ जापान हो गए। तो ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन, चार ऑप्शन में से सुशी, करी एंड राइस, करी विथ राइस या फिर रामेन, ये तीन जितने भी तीन चार वहाँ के पॉपुलरिटी वाइज जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल फूड्स हुए, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको दे देगा और क्वेश्चन में पूछ देगा, इसमें तीन चार और भी अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। तो इसमें कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। तीन चार नेम है, इजी नेम है, आप लोग ध्यान रखिएगा तो याद भी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप लोग आराम से एग्जाम में ऑप्शन में आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वहाँ की अगर हम लोग नेशनल कॉस्ट्यूम के बारे में अगर बात करें तो वहाँ की नेशनल कॉस्ट्यूम जो हो गई वो आपकी हो गई किमोनो। किमोनो जो है वो वहाँ की नेशनल कॉस्ट्यूम हो गई। और इसको जो है अगर
बिकॉज किमोनो जो है वो वन ऑफ द मोस्ट मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है किमोनो को पहनना और किमोनो को पहन के किसी एक्टिविटी को करना, बिकॉज वो जो है वो एक अलग वे होता है उसे पहनने का। तो एक मॉडर्न अगर हम लोग देखें मॉडर्न डे में, तो मॉडर्न डे में उस किमोनो को जो है वो एक न्यू वे में पहना जाता है जो थोड़ा इजी होता है। तो उसको जो है हम लोग युकाता कहते हैं। युकाता, YUKATA, युकाता। तो युकाता इज ऑल्सो known as the modern day of modern day kimono. Yukata is also known as modern day kimono. So ये जो है वो अगर आता है आपका ऑप्शन में, तो इसमें भी तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है आपको कि किमोनो जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जापान है और उसी को थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया गया बिकॉज अभी जितने भी लोग हैं वो बहुत किसी भी कंट्री में वेस्टर्न कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। तो बिकॉज ऑफ दैट वहाँ के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइक ऑफिस जाने के लिए कोट एंड पैंट्स का यूज करते हैं, एंड क्योंकि ये जो है वो थोड़ा इजी टू वियर होते हैं, तो इसलिए जो है वो किमोनो जो है वो उतना ज्यादा मतलब वहाँ लोग अब यूज नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर मॉडर्न वे में यूज करते हैं तो उसको थोड़ा सा इजी वे में पहना जाता है। पहले जो था वो बहुत ज्यादा मतलब टाइट होता था किमोनो जो होता था वो किसी भी एक्टिविटी को करने में, आपको रनिंग करने में, वॉकिंग करने में, या फिर आप अगर कोई भी एक्टिविटी वैसा कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। क्लाइंबिंग करने में, जैसे किसी भी चीज़ अगर आप थोड़ा बहुत सीढ़ी अगर आप लोग सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं तो किमोनो पहन के आप लोग बहुत इम्पॉसिबल होता है चढ़ना। तो इसीलिए जो है वो उसको थोड़ा सा मॉडर्न वे में थोड़ा सा उसको मॉडर्न किया गया, और उस क्लॉथ को जो है वो, या फिर आप लोग इनफॉर्मल वे में भी उसको कह सकते हैं। इनफॉर्मल किमोनो जो है वो युकाता को कहते हैं। सो किमोनो एंड युकाता। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग आते हैं तो इकेबाना। व्हाट इज इकेबाना? ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है। या फिर आपका तो इकेबाना जो होता है वो फ्लावर के एक अरेंजमेंट को कहते हैं। एक स्पेशल वे में जो है वो फ्लावर को अरेंज किया जाता है और उस चीज को हम लोग इकेबाना कहते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार ये आती भी है कि अ वे ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इज नोन एज व्हाट। तो नीचे में आपका दिया रहेगा इकेबाना, एंड भी दो तीन ऑप्शन रहेंगे, ओरिगामी, दो और ऑप्शंस रहेंगे। तो उस अगर ये आता है तो आप लोग इकेबाना जो है वो सिलेक्ट कीजिएगा। इकेबाना ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा कि इकेबाना जो होता है वो अ वे ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट होते हैं। फिर होता है ओरिगामी। ओरिगामी किसे कहते हैं? तो ओरिगामी जो कहते हैं, ओरिगामी जो होता है वो पेपर फोल्डिंग आर्ट होता है। आप लोग अगर जापान के बारे में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, या फिर जापान की कल्चर की वीडियोस देखे होंगे, या फिर नहीं भी देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में देख लीजिएगा। या फिर जिनको जापानीज अगर सिलेक्शन होता है जिनका जापानीज में, तो फिर आगे तो वो ऑब्वियस बात है कि देखेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्ट होता है जापान का, पेपर फोल्डिंग आर्ट। ये जो है वो बहुत ब्यूटीफुल पेपर से जो है वो आर्ट बनाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स होते हैं और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो इस चीज को जो है वो, इस आर्ट को जो है वो हम लोग ओरिगामी कहते हैं। सो इकेबाना वाज द फ्लावर अरेंजमेंट, द वे ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, एंड ओरिगामी इज नोन एज द पेपर फोल्डिंग आर्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज सूडो। सूडो क्या होता है? तो सूडो जो होता है वो एक मतलब ग्रीन टी को जो है वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो जापानीज वे में अगर हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं, जैसे ग्रीन टी हम लोग भी पीते हैं और भी फॉरेन कंट्रीज में पीते हैं, तो ग्रीन टी लेकिन एक जापान में जो है वो उसको प्रिपेयर जो किया जाता है, जापानीज एक वे होती है, उसको हम लोग सूडो कहते हैं। सो इफ आस्क्ड इन द एग्जाम दैट व्हाट इज सूडो, या फिर इसका डायरेक्ट रिवर्स अगर आपको कर दे कि जापानीज वे ऑफ प्रिपेयरिंग ग्रीन टी इज कॉल्ड व्हाट, तो आप लोग ऑप्शन क्या सेलेक्ट कीजिएगा? सूडो। सो सूडो इज द जापानीज वे ऑफ प्रिपेयरिंग ग्रीन टी। उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं जापान की फेस्टिवल के बारे में। जापान में एक्चुअली वहाँ जो है वो हमारे इंडिया के जैसे ही, जैसे हमारे इंडिया में है, सारे रिलीजन के तो नहीं कह सकते हैं, बट
हमारे हिंदू रिलीजन में खास करके अगर हम लोग देखें तो हर एक सीजन्स के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो है वो होते हैं, वो फेस्टिवल्स होते हैं। तो सेम उसी वे में जापान में भी हर एक सीजन के अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में कुछ अगर आप लोग सर्च कीजिएगा या फिर कोई फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट्स हैं वो अगर इंडिया के बारे में सर्च कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ही होते हैं, जैसे दशहरा, दिवाली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया। तो सारे रीजन्स को एक साथ करके सारे रीजन से कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को ये इंडिया से ये किया जाता है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में चुना जाता है। उसी तरह से हम लोग जापान में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए जिनमें हो गया आपको जियोन मात्सुरी एक हो गया एंड चेरी ब्लूसम फेस्टिवल हो गया। ये जो है वो ये दो फेस्टिवल जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स ऑफ जापान होते हैं। चेरी ब्लूसम फेस्टिवल का एक और नाम होता है हानामी, HANAMI, हानामी। ये जो होता है वो एक्चुअली स्प्रिंग के सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें एक्चुअली जो है वो चेरी ब्लूसम फेस्टिवल एक्चुअली जो होता है वो स्प्रिंग के सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय जो लोग जो है वो वाइन ये सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं एंड ट्री के साकुरा ट्री के नीचे जो है वो बैठ के वो एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। सो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो हो गए वो हो गए आपको GION, जियोन मात्सुरी फेस्टिवल को जापानीज में मात्सुरी कहते हैं। तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मात्सुरी क्या है। मात्सुरी जो है वो नोन एज अ फेस्टिवल in Japanese. So Gion Matsuri and Cherry Blossom Festival, and Cherry Blossom is also known as Hanami. और वहाँ जो है वो एक खासकर गर्ल्स के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं हिना मात्सुरी। तो हिना मात्सुरी जो है वो इसको हम लोग डॉल्स फेस्टिवल भी कहते हैं। ये एग्जाम में एक दो बार पूछा भी जा चुका है कि हिना मात्सुरी इज आल्सो नोन एज, या फिर डॉल फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज व्हाट इन जापान। तो ये जो होता है वो हिना मात्सुरी, आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, हिना मात्सुरी, NHINA हिना, एंड मात्सुरी मीन्स फेस्टिवल, MATSURI, हिना मात्सुरी। सो हिना मात्सुरी इज आल्सो कॉल्ड डॉल्स फेस्टिवल, और इसको हम लोग गर्ल्स फेस्टिवल भी कह सकते हैं। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज डॉल्स डे इन जापान। तो अगर ऑप्शन आता है तो आप लोग क्या सिलेक्ट कीजिएगा, हिना मात्सुरी सिलेक्ट करना है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी 3rd मार्च ऑफ ईच ईयर। 3rd मार्च, हर एक साल के 3rd मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक्चुअली इस कारण से सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन जो है वो जापानीज फैमिलीज होते हैं वो क्या करते हैं अपने यंग डाउटर्स के लिए, या फिर अपने उनके घर में जो भी डाउटर्स हैं उनके लिए प्रे करते हैं, उनके गुड हेल्थ के लिए, फॉर्चून के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो इसलिए भी ये जो है वो मेन पर्पज इनका ये है सेलिब्रेट करने का। जैसे इंडिया में भी डाउटर्स के लिए अलग रिलीजन में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, कहीं कहीं सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी एक तरह से आप लोग हिना मात्सुरी जो है वो सेलिब्रेट कीजिएगा। और एक चीज ये भी है कि इंडिया से बहुत ज्यादा को रिलेट करता है जापान। अगर आप लोग को रिलेट करना चाहें तो जैसे अगर आप लोग अगर जापानीज अगर आप लोग फ्यूचर में अगर पढ़ते हैं तो जापान का कल्चर से बहुत ज्यादा को रिलेट करता है इंडिया कल्चर, या फिर इंडिया कल्चर से बहुत ज्यादा को रिलेट करता है जापानीज कल्चर। और इसका एक चीज रीजन ये भी है कि बुद्धिज्म जो है वो इंडिया से ही जापान में गया था, तो मेन रीजन ये भी होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बुद्धिज्म जो है वो इंडिया से चाइना टू कोरिया एंड कोरिया टू देन जापान गया था। तो बुद्धिज्म यहाँ भी है एक्चुअली इंडिया में, अब तो उतना वाइड रेंज में नहीं है, बहुत बुद्धिज्म जो है वो माइनॉरिटी रीजन है इंडिया में। बट जापान में जो है वो सिंटोइज्म एंड बुद्धिज्म दोनों को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो लगभग 68 to 70% जो लोग हैं वो दोनों को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म एंड सिंटोइज्म। तो ये भी थोड़ा आप लोग ये एक नॉलेज के लिए थोड़ा सही है। एंड बुद्धा का जो बर्थडे जो
भगवान बुद्ध की जो जन्मदिन है जो हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, वो जो है वो जापान जापान में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और उसको हम लोग वहाँ हाना मात्सुरी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। सो बुद्धा's बर्थडे इज नोन एज हाना मात्सुरी इन जापान and it is celebrated on the 8th of April every year. So Hana Matsuri is known as Buddha's birthday in Japan. और कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 8th ऑफ अप्रैल को। सो जापानीज कल्चर भी हमने देखा, जापानीज फेस्टिवल भी देखा। जापानीज कल्चर में हमने क्या क्या देखा? जापानीज कल्चर में हमने देखा किमोनो देखा, इकेबाना देखा, ओरिगामी देखा, सूडो देखा। एक बार हम लोग इसको रिमाइंड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे किमोनो क्या था? तो किमोनो जो होता है वो ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जापान होती है। वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ, अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज नोन एज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जापान या ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जापान इज नोन एज व्हाट, तो हम लोग ऑप्शन मारेंगे, सिलेक्ट करेंगे किमोनो। और किमोनो को अगर हम लोग इनफॉर्मल अगर पूछा जाता है, जैसे अगर पूछा जाता है कि इनफॉर्मल किमोनो किसे कहते हैं, तो इनफॉर्मल किमोनो या फिर विच टाइप ऑफ किमोनो या फिर विच टाइप ऑफ ड्रेस इज नोन एज इनफॉर्मल किमोनो या फिर मॉडर्न डे किमोनो, तो मॉडर्न डे किमोनो को हम लोग युकाता कहते हैं, YUKATA युकाता। फिर हमने देखा इकेबाना। तो व्हाट इज इकेबाना? तो इकेबाना इज अ वे ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, एक स्पेशल वे होता है जापानीज का अपना फ्लावर अरेंजमेंट करने का, उसको हम लोग कहते हैं इकेबाना। ओरिगामी हमने देखा, ओरिगामी जो होता है वो एक स्पेशल आर्ट होता है, पेपर फोल्डिंग आर्ट, उसको हम लोग ओरिगामी कहते हैं। फिर एक जापानीज वे होता है ग्रीन टी को प्रिपेयर करने का, उसको हम लोग कहते हैं शुडो। फिर वहाँ के हमने कुछ डिशेस देखे थे, सुशी हो गया, रामेन हो गया, करी एंड राइस हो गया, वहाँ के कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस हो गए, सॉरी फूड हो गए, डिश हो गए वहाँ के। फिर हमने फेस्टिवल देखा, फेस्टिवल में हम लोग जियोन मात्सुरी एंड चेरी ब्लूसम फेस्टिवल देखा, जिसको चेरी ब्लूसम फेस्टिवल को हम लोग हनामी भी कहते हैं। तो ये हमेशा माइंड में रखना है आपको। एंड उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि डॉल्स डे जो है वो क्वेश्चन अगर आता है कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज डॉल्स डे इन जापान, तो ये आपका हिना मात्सुरी हो जाएगा। एंड हिना मात्सुरी इज आल्सो सेलिब्रेटेड फॉर गर्ल्स। किन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? तो गर्ल्स के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 3rd ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो फॉर गर्ल्स डाउटर्स के लिए किया जाता है, उनकी गुड हेल्थ के लिए प्रे किया जाता है, उनके गुड फॉर्चून के लिए प्रे किया जाता है। फिर इसी में हमने देखा कि हाना मात्सुरी क्या है? तो हाना मात्सुरी जो है वो बुद्धास बर्थडे को हम लोग हाना मात्सुरी कहते हैं जापान में, और ये एवरी ईयर 8th ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। सो हमने यहाँ पे 2-3 कुछ इम्पोर्टेंट देखे, जैसे कि 3rd मार्च को ये डॉल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हिना मात्सुरी, एंड 8th अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हाना मात्सुरी। तो इस चीज में आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, हिना मात्सुरी एंड हाना मात्सुरी। मात्सुरी मतलब तो फेस्टिवल, मैंने आपको बता दिया कि मात्सुरी मतलब फेस्टिवल होता है। हीना हीना अगर आएगा तो वो डॉल्स डे के लिए आ रहा है। हिना मात्सुरी डॉल्स डे एंड हाना मात्सुरी फॉर द बर्थडे ऑफ बुद्धा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। एंड एक और चीज हमने देखा कि सिंतोइज्म और बुद्धिज्म ये दोनों जो है वो अगर हम लोग 68 to 70% पीपल को अगर हम लोग जापान में अगर देखते हैं, तो ये 68 to 70% पीपल जो होते हैं जापान में, वो बोथ ऑफ रिलीजन को फॉलो करते हैं। दे फॉलो सिंतोइज्म भी एंड दे फॉलो बुद्धिज्म। इसका रीजन एक्चुअली अगर अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको इंटरेस्टिंग अगर मतलब आपको थोड़ा लगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे, थोड़ा सा इसका वे ये है कि सिंतोइज्म जो था वो जापान का एक्चुअली वहाँ का ओरिजिनल रिलीजन है, वहाँ का वहाँ का अपना रिलीजन है, और बुद्धिज्म यहाँ बाहर का रिलीजन था जो कि इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज होते हुए जापान गया। तो बुद्धिज्म जो है वो वहाँ के लोगों को, क्योंकि बुद्धिज्म में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बताती है कि आपको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, बट सिंतोइज्म में ऐसा कुछ नहीं था। सिंतोइज्म में सिर्फ सिन एंड प्योरिटी के बारे में बताया गया था। सिन एंड प्योरिटी आप लोग जैसे पाप और पुण्य हम लोग कहते हैं, तो उसी तरह से हो गया। तो उसमें बहुत कुछ सिंतोइज्म में बताया नहीं गया था कि उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट बुद्धिज्म जो यहाँ से रिलीजन गया था इंडिया से जापान में, उसमें ये बहुत सारी चीजें बताई गई थी कि आपको अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए,
इस चीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो है वो अ, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उनको इफेक्ट पड़ा था उनके माइंड पे कि ये बहुत अच्छा रिलीजन है। और धीरे धीरे बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फैला भी था जापान में। सो इसलिए वहाँ के लोग जो हैं वो बोथ ऑफ रिलीजन को फॉलो करते हैं, सिंटोइज्म भी है, बुद्धिज्म भी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक्स। अच्छा, ओलंपिक्स को हम लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम थोड़ा सा कुछ देखते हैं वहाँ के लार्जेस्ट हाईएस्ट क्या क्या है जापान के, उसको थोड़ा कवर करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कि जापान में बहुत सारे रिवर्स हैं, कंट्री है तो बहुत सारे रिवर्स होंगे, बट वहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो शिनानो रिवर है। SHINANO, सिनानो रिवर। वहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर क्या हो गई? लॉन्गेस्ट रिवर वहाँ की हो गई सिनानो रिवर। एंड शॉर्टेस्ट रिवर वहाँ की हो गई काकीता रिवर। KAKITA, काकीता रिवर। वहाँ की अगर जैसे शिनानो रिवर लॉन्गेस्ट रिवर हो गई, काकीता रिवर शॉर्टेस्ट रिवर हो गई। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर और भी अगर जैसे मान लिया अगर 2-3 ऑप्शन आपके रिवर के दे देते हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे वहाँ के हो गए सिनानो हो गए जो लॉन्गेस्ट रिवर हो गया, टोन हो गया वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट रिवर, और इशिकारी एक और रिवर है जो वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट रिवर कहा जाता है। सो वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स में अगर हम लोग देखें तो 4-5 रिवर्स हो गए, जैसे सिनानो हो गया, टोन हो गया, इशिकारी हो गया, एंड काकीता रिवर हो गया। एंड इसमें से लॉन्गेस्ट रिवर जो हो गया वो सिनानो रिवर आपका हो गया, एंड शॉर्टेस्ट रिवर आपका हो गया काकीता रिवर। फिर जापान की जो है वो लार्जेस्ट लेक को क्या कहते हैं? तो जापान की जो लार्जेस्ट लेक है वो है बीवा लेक। BIWA, बीवा लेक। बीवा लेक जो है वो जापान की लार्जेस्ट लेक है। उसके बाद जापान की जो है वो लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो लार्जेस्ट सिटी वहाँ की कैपिटल है, जापान की कैपिटल। एंड जापान की कैपिटल टोक्यो, एंड टोक्यो जो है वो लार्जेस्ट सिटी है एंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी भी जापान की है। ऐसे टोक्यो को जो है वो डेंसिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वर्ल्ड की मोस्ट डेंसिटी वाइज पॉपुलेटेड सिटी में भी हम लोग उसको काउंट करते हैं टोक्यो को। बट वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। जो मेन जो है वो पूछेगा कि लार्जेस्ट सिटी ऑफ जापान कौन सी है, तो वो आपको टोक्यो सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो स्मॉलेस्ट सिटी अगर देखें, जैसे लार्जेस्ट सिटी टोक्यो हो गई, स्मॉलेस्ट सिटी जो हो गया वो उताशी नाई हो गया। उताशी नाई, UTASHINAI, उताशी नाई। तो लार्जेस्ट सिटी ऑफ जापान टोक्यो, एंड स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ जापान उताशी नाई, UTASHINAI, उताशी नाई। और वहाँ की जो ओल्डेस्ट सिटी हो गई वो आपकी हो गई क्योटो, KYOTO, क्योटो। और क्योटो को जो है ना वहाँ का कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। सो क्योटो इज ऑल्सो नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ जापान, एंड क्योटो इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ जापान। सो हमने देखा लार्जेस्ट सिटी, स्मॉलेस्ट सिटी, ओल्डेस्ट सिटी, एंड विच सिटी इज नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ जापान। सो लार्जेस्ट सिटी में हम लार्जेस्ट सिटी हो गई टोक्यो, स्मॉलेस्ट हो गई आपकी उताशिनाई, ओल्डेस्ट क्योटो, एंड क्योटो इज ऑल्सो द कल्चरल कैपिटल ऑफ जापान। क्योटो को जो है वो हार्ट ऑफ जापान भी हम लोग कहते हैं, और जैसा कि हमने बताया कल्चरल सिटी भी हम लोग उसको कहते हैं। फिर हमने फिर हम देखते हैं उसका हाईएस्ट, जापान की हाईएस्ट पॉइंट क्या है। तो जो माउंट फूजी वहाँ की जो माउंटेन है जिसका हाइट 3776 मीटर है, ये भी पूछा जा सकता है बाय द वे, अगर पूछा जाता है तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंट फूजी विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जापान। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे 3776 मीटर। सो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जापान इज माउंट फूजी।
एंड वहाँ की टॉलेस्ट माउंटेन भी जो है वो जापान की वो माउंट फूजी ही है। वहाँ की जो लोवेस्ट पॉइंट है, जापान की जो लोवेस्ट पॉइंट है, उसको हम लोग कहते हैं हाचिरो गाता। हाचिरो गाता इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ जापान। हाचिरो गाता HACHIROGATA, हाचिरो गाता, जो कि 150 मीटर बिलो है सी लेवल से। सो टॉलेस्ट या फिर हाईएस्ट पॉइंट हो गई माउंट फूजी, एंड लोवेस्ट पॉइंट आपका हो गया हाचिरो गाता। फिर अगर हम लोग देखें तो जापान की जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक है, प्रिंटेड बुक हम लोग देखें तो प्रिंटेड बुक, जापान की जो ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक है वो आपका है डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्र, डायमंड सूत्रा जो हो गया आपका वो 868 एडी में प्रिंट किया गया था। सो द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान इज नोन एज डायमंड सूत्र। फिर जैसे एंड हमने टोक्यो टोक्यो को जो है ना, टोक्यो का जो ओल्डर नेम है वो एडो होता है। अ, मैं बताना भूल गया था आपको एक्चुअली कि टोक्यो का जो ओल्डर नेम है वो एडो होता है। और टोक्यो जो है वो जापान का फॉर्मल कैपिटल कब बना था, तो ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है डेट। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टोक्यो जो है वो, इसका ओल्डर नेम एडो है, एडो, EDO, एडो। एंड ये जो है वो फॉर्मल कैपिटल ऑफ जापान बना था 3 सितंबर को 1868। 1868 को जो है वो टोक्यो जो है वो फॉर्मल कैपिटल ऑफ जापान बना था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जापान में जो है वो जापान में चाइना टाउन, सबसे बड़ा चाइना टाउन क्या है, कौन सा है? चाइना टाउन जहाँ मतलब मेनली जो है वो चाइना के लोग ही रहते हैं। तो उस तरह से हम लोग देखें तो योकोहामा चाइना टाउन, योकोहामा चाइना टाउन जो है वो जापान की जो है वो बिगेस्ट चाइना टाउन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज द बिगेस्ट चाइना टाउन इन जापान, या जापान बिगेस्ट चाइना टाउन इज नोन एज व्हाट? तो योकोहामा चाइना टाउन, YOKOHAMA, योकोहामा चाइना टाउन। ये सेम उसी तरह से है जैसे कि इंडिया का ही बहुत सारे लोग जैसे अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, तो किसी एक जैसे किसी कंट्री में होता है ना कि जैसे मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो उस कंट्री के इसी रीजन में रहते हैं, इसी रीजन में उनका रेसिडेंस है मोस्ट ऑफ द लोगों का। तो उसी तरह से योकोहामा चाइना टाउन भी है, वहाँ मोस्ट ऑफ द चाइना के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, मतलब मोस्ट जितने भी बाहर के लोग हैं चाइना के लोग हैं। तो ये हो गया आपका योकोहामा चाइना टाउन। अब हम लोग आगे देखते हैं, कहाँ गया? हाँ, जापान जापान में जो है वो मोस्ट फेमस आर्टिस्ट, जापान की जो एक मोस्ट फेमस आर्टिस्ट थी, उनका नाम है ताकाशी मुराकामी। इनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मुझे जहाँ तक ध्यान है ये क्वेश्चन शायद एक बार पूछा था, मैं कंफर्म नहीं कह सकता बट मुझे लगता है ये पूछा था क्वेश्चन कि वहाँ के मोस्ट फेमस आर्टिस्ट ऑफ जापान, हु इज द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट ऑफ जापान, जिनको कि द वॉरहोल ऑफ जापान भी कहा जाता है। सो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकाशी मुराकामी, TAKASHI, ताकाशी, MURAKAMI, मुराकामी। Takashi Murakami is the most famous artist of Japan and also known as the Warhol of Japan. वहाँ के बहुत फेमस एक पेंटर हुए थे जापान के, एंशियंट जापान के, वो मॉडर्न जापान के नहीं है, वो एंशियंट जापान के थे। वो थे आपको शेशु टोयो। तो ये भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, रिमाइंड रखिएगा थोड़ा आपको आप लोग, क्योंकि बहुत बारी जो होता है ना जैसे कभी कभी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं और कभी कभी क्योंकि इसका एक कोई एक कुछ कुछ क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो थोड़ा आप सोचते नहीं और उस हिसाब से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई कोई क्वेश्चंस वैसे आ जाए। तो मोस्ट फेमस जो पेंटर हैं जापान के, एंशियंट जापान के थे वो आपको हो गए सेसु तोयो, SESSHU, सेसु TOYO, तोयो। तो ये आपके हो गए जापान के
एंशियंट एंशियंट जापान के फेमस पेंटर। तो हमने हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंस देखी, जैसे कि फेमस आर्टिस्ट हमने देखा ताकाशी मुराकामी को, जो कि वॉरहॉल ऑफ जापान में उनको कहा जाता है। एंड फेमस पेंटर जो है वो शिशु तोयो हो गए, जिनको जो है वो जो कि एंशियंट जापान के थे। और हमने कुछ इसमें और भी कुछ चीजें देखी, जैसे कि लॉन्गेस्ट रिवर सिनानो रिवर हो गया, शॉर्टेस्ट रिवर काकिता रिवर हो गया, लार्जेस्ट लेक जो है वो बीवा लेक हो गया, हाईएस्ट पॉइंट माउंट फूजी, एंड लोवेस्ट पॉइंट जो हो गया वहां का वो आपका हो गया हाचिरो गाता। हाचिरो गाता वहाँ की जो ओल्डेस्ट रिटेन नॉवेल है, जिसको कि फुल लेंथ नॉवेल भी है, अभी हम लोग थोड़े पहले उसको डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, वो था आपका टेल ऑफ गेंजी। टेल ऑफ गेंजी को फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री का जो है, जो हम लोग फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल भी इसको कहते हैं, तो वो हो गया टेल ऑफ गेंजी। एंड द ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो कि प्रिंटेड बुक था, उसका नाम है डायमंड सूत्रा। तो ये सब चीजें हमने रिवाइज कर लिया एक बार फिर से। अब हम लोग देखते हैं ओलंपिक्स में जापान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, या जापान ओलंपिक में कब से पार्टिसिपेट किया है, कितने मेडल्स अभी तक आए हैं जापान को। तो फर्स्ट टाइम जो है वो जापान जो है वो ओलंपिक कमेटी का जो जापान जापान में जो ओलंपिक कमेटी बनी थी, वो बनी थी 1911 में। सो द जापानीज ओलंपिक कमेटी वाज क्रिएटेड इन 1911। डेट याद रखिएगा आप लोग, 1911। 1911 में जापानीज ओलंपिक कमेटी बनी थी, और जापान ने जस्ट इसके एक साल बाद ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। सो 1911 में जापान की ओलंपिक कमेटी बनी, एंड 1912 में जापान पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स। और जापान का जो है पहला मेडल ओलंपिक में आया था 1920 में आया था, एंड फर्स्ट गोल्ड मेडल जो आया था 1928 में आया था। सो जापान won its first medal in Olympic in 1920 and first gold medal in 1928. ओके, सो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जापान, हमने देखा कि जापान जो है वो 1911 में जापान की ओलंपिक कमेटी बनी थी, और 1912 में जापान जो है वो ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया था। पहला मेडल आया था 1920 में, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप लोग, पहला मेडल आया था 1920 में, वो गोल्ड मेडल नहीं था। और जो पहला गोल्ड मेडल आया था वो 1928 में आया था। उसके बाद जापान ने बहुत बार ओलंपिक्स को होस्ट भी किया है, ओलंपिक गेम को होस्ट भी किया है, जिसमें कि जापान ने जो है वो, अगर टोक्यो ओलंपिक और अगर हम लोग देख लें, जो कि 2020 में होना था, जो कि शिफ्ट किया गया था 2021 में, तो इसको अगर कंबाइन करके देखें तो फोर टाइम्स जापान जो है वो ओलंपिक्स को होस्ट किया है। पहला टाइम्स क्या था 1968 में, जो कि समर ओलंपिक था। ये आप लोग ना इस चीज का थोड़ा लिस्ट बना लीजिएगा आप लोग, या फिर मैं जब नोट्स सेंड करूंगा तो इसमें इस चीज में मेंशन कर दूंगा, ये थोड़ा ध्यान रखने में आपको इजी होगा। और ये क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस बहुत बार आते भी हैं कि फर्स्ट टाइम जो है जापान ने जो है वो ओलंपिक को होस्ट कि कौन से ईयर में किया था, और जो वो होस्ट करने का जो शहर था अपने कौन सा सिटी में जो है वो हुआ था। तो हाँ भैया, बस 10 मिनट में बस क्लास ओवर करता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री और बाकी जो है वो कल कवर करेंगे। तो हम लोग ओवरव्यू एक ले लेते हैं कि 1964 में जो है वो समर ओलंपिक होस्ट किया था जापान ने, और 1972 में फिर अगेन जापान ने होस्ट किया ओलंपिक, वो थी विंटर ओलंपिक। 1998 में जो है वो जापान ने अगेन विंटर ओलंपिक को होस्ट किया। इसके बाद फिर जो फोर्थ है जो टाइम है, जो अभी 2020 का जो ओलंपिक जो कि रीशेड्यूल जो हुआ था 2021 के लिए, तो वो फोर्थ हो गया, जिसको कि जापान में टोक्यो सिटी में ही होस्ट किया जा रहा है। और ये सिर्फ जो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है, ये ओनली ओलंपिक है अभी तक का जिसका कि शेड्यूल जो है वो चेंज हुआ है।
मतलब पहले जितने भी ओलंपिक्स थे, अगर कोई रीजन वैसा होता था तो वो कैंसिल हो जाते थे, लेकिन ये फर्स्ट ओलंपिक है जिसको कि कैंसिल नहीं किया गया है, इसको पोस्टपोन्ड किया गया या फिर डेट को रीशेड्यूल करके और फिर से किया गया है। और इस ओलंपिक का जो है वो मोटो जो है वो यूनाइटेड बाई इमोशन। तो कभी कभी जो है क्वेश्चन में जो है वो मोटो भी पूछता है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ द 2020 ओलंपिक, तो आप लोग जो है वो ये सिलेक्ट कीजिएगा, यूनाइटेड ऑफ इमोशन, यूनाइटेड बाई इमोशन, ये जो है वो मोटो ऑफ 2020 ओलंपिक्स है। और कुछ थोड़ा बहुत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं, बाकी जो है हम लोग इसका हिस्ट्री और कुछ और चीजें जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो कल देखेंगे। फर्स्ट टाइम जो है वो बुलेट ट्रेन स्टार्ट हुई थी जापान में, वो हुई थी आपकी 1 अक्टूबर 1964 को। तो फर्स्ट ओलंपिक होस्ट किया था जापान ने 1964 को, एंड फर्स्ट टाइम बुलेट ट्रेन स्टार्ट हुई थी जापान में 1964 को। दोनों का ईयर जो है वो सेम है। सो इस चीज को आप लोग थोड़ा कोरिलेट करने से आपको इजी हो जाएगी। और फिर जो है वो फर्स्ट बुलेट ट्रेन का जो नाम था वो भी आप लोग ध्यान रखिए, ये भी पूछ सकता है। उसका नाम जो था वो था आपका तो काइदो सिंकानसेन। एक्चुअली सिंकानसेन के जो है सिंकानसेन जो है वो हम लोग ट्रेन को कहते हैं। तो काइदो सिंकानसेन वाज द फर्स्ट बुलेट ट्रेन ऑफ जापान। सो हम लोग मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज जो है वो देख चुके हैं, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम लोग कल देखेंगे, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, या फिर जापान का जो नोवेल, जापान के कुछ नोवेल्स प्राइज विनर्स हो गए, वो हम लोग जो है वो कल देखेंगे। या फिर कुछ करंट अफेयर्स से और भी कुछ चीज़ें हैं जापान की, जैसे आप लोग भी कल सर्च करके आइएगा कल कि जापान 2020 टोक्यो ओलंपिक में कौन से वैसे स्पोर्ट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए हैं, फर्स्ट टाइम उनको सिलेक्ट किया जा रहा है, और फर्स्ट टाइम वो 2020 टोक्यो ओलंपिक में, सॉरी मतलब वो जो रिशेड्यूल्ड 21 में हो रहा है उसमें जो है वो हो रहे हैं वो स्पोर्ट्स। इस चीज को भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे ऐसे। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और इन सारी चीजों को ना हम लोग हिस्ट्री कल कवर करेंगे, हिस्ट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर स्पेस से कुछ रिलेटेड हम लोग एक दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो हम लोग देख लेंगे। ये सब हम कल कवर करेंगे। और आज जो हमने पढ़ा है उसको भी हम लोग अगर कल टाइम मिलता है तो फिर से अगर उसको रिवाइज होगा तो हम लोग फिर से करेंगे, या फिर फिर ऐसे भी तो क्विज क्विज हमारा होना ही है, उसमें इन चीज़ों को फिर से हम लोग कवर करेंगे।